प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, आनुवंशिकता के सिद्धांत और विभिन्नताएं। उस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं, उस पर आज चर्चा और करते हैं। एक टर्म बार बार आता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूगो डी व्रीज। उन्होंने म्यूटेशन शब्द का प्रयोग किया। एक प्लांट पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स में कुछ ऐसे लक्षण थे जो एकाएक प्रकट हो गए। सडन चेंज आया जनरेशन बाय जनरेशन। जब वो किसी प्लांट का अध्ययन या किसी ऑर्गेनिज्म का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सडन चेंजेस आ गए जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। उसी को नाम दिया ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के पहले जो चेंज आने वाली घटना थी उसको दो जगह और चर्चा हम लोगों ने किया था, एक रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी। तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर से भी डीएनए के नए सीक्वेंस बनते हैं जो नए कैरेक्टर्स को जन्म देते हैं, वेरिएशन जनरेट करते हैं। ठीक उसी तरह से म्यूटेशन भी वेरिएशन बढ़ाने का एक तरीका है, एक टूल है। किसके लिए? जैव विकास के लिए। दूसरा एक टर्म आता है पी डिग्री एनालिसिस। पी डिग्री एनालिसिस की जरूरत तब पड़ती है जैसे प्लांट्स में किसी कैरेक्टर या किसी ट्रैट के इनहेरिटेंस को अगर हमको स्टडी करना हो तो उस प्लांट को हम कंट्रोल्ड क्रॉस के द्वारा उस प्लांट के कैरेक्टर्स को हम स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मटर के पौधे की बात करें तो दो पौधों के बीच जब मटर में क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन जो आती है उसका हम पुनः क्रॉस, चाहे हम डोमिनेंट पेरेंट से करा दें, चाहे रिसेसिव पेरेंट से करा दें, F2 जनरेशन का किसी से करा दें, और कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन या जीन के ट्रांसमिशन या क्रोमोसोम का जो इनहेरिटेंस है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए वो किस प्रकार से होता है उसका हम अध्ययन आसानी से प्लांट में कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में और विशेष रूप से अगर मनुष्य में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर या ट्रैट के इनहेरिटेंस की स्टडी करना हो तो इस तरह से वहां पर कंट्रोल्ड क्रॉस संभव नहीं हो पाता। उसमें क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के ट्रांसमिशन को जानने के लिए, उसकी इनहेरिटेंस को जानने के लिए हम उस फैमिली की हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री देखते हैं। कई पीढ़ियों तक उसकी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और उसकी एनालिसिस के आधार पर हम लक्षणों की वंशागत का अनुमान लगाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो कई पीढ़ियों के एनालिसिस, अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रख करके जो प्रक्रिया की जाती है उसी को बोलते हैं पी डिग्री एनालिसिस। और इसकी सहायता से बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर और जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं जिनको एक जनरेशन से अगली जनरेशन में किस प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार स्थानांतरण होता है उसका आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। ये बात अब वेल एस्टेब्लिश्ड है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक जनरेशन से अगले जनरेशन में कौन ले जाता है? क्रोमोसोम। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और क्रोमोसोम के आगे जब हम चलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर्स को ले जाते हैं। जीन्स पे जब हम चलते हैं तो हम कहते हैं डीएनए। जीन्स पे जो डीएनए के सीक्वेंसेस हैं एक्चुअली वही कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं एक जनरेशन बाय जनरेशन और ट्रांसमिट भी यही करते हैं। और डीएनए में जब चलते हैं तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं इसमें 4 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, इनका जो सीक्वेंस है, इनका जो नंबर है एक्चुअली वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इसका अगर इस तरह से पूरे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन रेगुलर हो रहा है और इसी बीच में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत जिनकी होती है, उनका इनहेरिटेंस होता है, तो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनको हम नाम देते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स नॉर्मल से अलग हटकर के लक्षणों का प्रकटीकरण है
जो जनरेशन बाय जनरेशन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब जो प्रोसेस है वो तो ये है। तो अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न होते हैं वो दो जगह से उत्पन्न हो सकते हैं। एक तो अगर क्रोमोसोम के नंबर की वजह से कोई डिसऑर्डर, क्रोमोसोम अगर चेंज हो जाए, क्रोमोसोम का नंबर, तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होने की वजह से कैरेक्टर्स पूरी तरह से बदल जाएंगे, जीनोटाइप भी बदलेगा और पूरा फिनोटाइप भी बदल जाएगा और लक्षण अलग हो जाएगा नॉर्मल रेस से। एक तो डिसऑर्डर क्रोमोसोम की वजह से हो सकता है, दूसरा डिसऑर्डर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज न आए, जीन्स जो क्रोमोसोम पर लगे हुए हैं उनकी वजह से कोई लक्षण अपने को प्रकट करे या न प्रकट कर पाए, या जीन्स के सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में इस स्तर पर अगर कोई चेंज आता है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता है, उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो दो तरह का हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर। एक को नाम देते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे को नाम देंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जीन लेवल पे होता है, इसमें जीन्स के सीक्वेंस में या डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम की नंबर में चेंज होने की वजह से होते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो जाता है। अब ये जो जीन के लेवल पर मेंडेलियन डिसऑर्डर है उस पर आते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। तो आप देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर उत्पन्न हो रहा है तो जो जीन में परिवर्तन हो रहा है वो ऑटोसोम का जीन हो सकता है या सेक्स क्रोमोसोम का जीन हो सकता है। ऑटोसोम पर जो जीन्स हैं उनकी वजह से कोई चेंज आ जाए या सेक्स क्रोमोसोम पर वो जो जीन है उसकी वजह से चेंज आ जाए। ऑटोसोम के जीन डोमिनेंट वाले जीन में भी परिवर्तन हो सकता है, उसकी वजह से चेंज हो सकता है, और रिसेसिव जीन में भी परिवर्तन की वजह से जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो सकते हैं। और अगर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये एक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होता है उसकी वजह से चेंज हो सकता है, या वाई क्रोमोसोम इसकी वजह से जो जीन है उसमें परिवर्तन, उसके कंट्रोल में जो कैरेक्टर्स हैं उनमें उनकी वजह से भी डिसऑर्डर उत्पन्न हो सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है जो यह रोग उत्पन्न करता है, यह जीन एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन के रूप में होता है। ध्यान से समझो, हीमोफीलिया का जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन के रूप में होता है। और मेंडल के जो नियम के अनुसार है कि रिसेसिव जीन अपने आप को फिनोटिपिकली तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब जोड़े के दोनों जीन्स पर वो उपस्थित हो, या जोड़ा इस प्रकार का हो कि वो जीन अकेला रहे, उसका कोई काउंटर पार्ट डोमिनेंट जीन न हो। तो ये कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दो रोग है। कलर ब्लाइंडनेस से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे रंग में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, जबकि हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब कभी चोट आग लग जाती है तो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि शरीर में रुधिर की कमी होने की वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। और इसकी पीडिग्री एनालिसिस के आधार पर यह बताया गया कि ब्रिटेन के राजघराने से इस रोग की खोज हुई। एक्स को हम कहेंगे नॉर्मल, एक्स को नॉर्मल कहेंगे। एक्स अब देखो ये कहा कि रिसेसिव जीन है, इसका काउंटर पार्ट एक एक्स है, दूसरा एक्स ये भी है। इस एक्स के पास इसका डोमिनेंट फॉर्म है,
अगर ये रिसेसिव में है तो इसके पास इसका डोमिनेंट है, इस डोमिनेंट की वजह से ये रिसेसिव अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाहक है, ये XC लेकर के अगली जनरेशन को देने की क्षमता रखता है, तो इसको हम कहेंगे कैरियर। ठीक, और अगर ये XC और XC दोनों पर है तब हम इसको कहेंगे कलर ब्लाइंड। 3 पोजीशन हो गई, 3 सिचुएशन हो गई फीमेल्स में। अब जरा मेल्स की स्थिति देखिए। मेल्स में क्या हो सकता है, XY, ये तो नॉर्मल है, XY नॉर्मल है, XCY रिसेसिव जीन के रूप में है ये जीन, कलर ब्लाइंड वाला जीन, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो रिसेसिव जीन के रूप में है, और यहाँ एक ही X है, दूसरा X है ही नहीं, तो इसका डोमिनेंट फॉर्म यहाँ पर नहीं है। तो ये अकेला अगर है तो मेल में ये लक्षण को प्रकट कर देगा और यह व्यक्ति कैसा हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। ये बात सबके समझ में आ जानी चाहिए। ध्यान से देखो कि XX नॉर्मल, XCX इसलिए कैरियर होगा, इसमें रोग नहीं होगा, इसको रोग दिखाई नहीं देगा, इसके अंदर रोग के लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन इस प्रकार की जो फीमेल है वो लक्षण को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसमिट इनहेरिट करेगी। क्यों लक्षण क्यों नहीं प्रकट होगा, क्योंकि यहाँ पर XC रिसेसिव जीन के रूप में है और दूसरे X पर इसका काउंटर पार्ट डोमिनेंट फॉर्म में होगा और अकेले ये लक्षण को प्रकट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर कलर ब्लाइंड है। मेल्स में स्थिति दूसरी है, XY नॉर्मल, XCY कलर ब्लाइंड। एक का इनहेरिटेंस देख लेते हैं। अगर कोई कैरियर महिला है और नॉर्मल पुरुष कैसा है, नॉर्मल, ये कैरियर है और ये नॉर्मल है। कलर ब्लाइंडनेस में ये फीमेल है और ये मेल है, ये दोनों पेरेंट हैं। मियोसिस के बाद इनके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेपरेट कर जाएंगे, X वाला एक गैमीट बनेगा, Y वाला एक गैमीट, यहाँ XC वाला एक गैमीट बनेगा और X वाला एक गैमीट बनेगा, और इन दोनों से जो संभावनाएं हैं वो इस प्रकार होंगी, XCX, XCY, XX और XY। ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये कलर ब्लाइंड है, ये नॉर्मल है और ये भी क्या है, नॉर्मल है। माने जो मेल इसमें होगा, अभी यहाँ मेल के पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं था, लेकिन इसका जो मेल चाइल्ड हुआ वो कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड। ये इनहेरिटेंस, इसी तरह से हम कैरियर और कलर ब्लाइंड मेल का क्रॉस देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से कलर ब्लाइंड फीमेल और नॉर्मल मेल का देख सकते हैं, कलर ब्लाइंड फीमेल और कलर ब्लाइंड मेल का देख सकते हैं। इस तरह से हम लक्षणों की जो वंशागत होती है, इसमें अलग अलग बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें सिचुएशन दी जाएगी और उसकी इनहेरिटेंस पर आपको इस तरह से आरेख बनाकर या पुनेट के चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करना होगा। तो ये रहा कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस। ठीक इसी तरह से हीमोफीलिया की इनहेरिटेंस भी, हीमोफीलिया की भी वंशागति ठीक इसी पैटर्न पर होती है। तो ये दोनों जो रोग हैं वो X क्रोमोसोम से जुड़े हुए रोग हैं, जो X क्रोमोसोम पर जुड़े जीन की वजह से ये नियंत्रित होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। एक कैरेक्टर है, एक रोग है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक्चुअली ऑटोसोमल रिसेसिव जीन,
ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से ये बीमारी उत्पन्न होती है। जो ऑटोसोम पर एक कोई जीन है उस पर रिसेसिव फॉर्म में ये रहता है। अब इस रोग में होता क्या है, इस रोग में हीमोग्लोबिन को जो बनाने के लिए एक ग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, उस पर बहुत सारे एमिनो एसिड्स लगे होते हैं। उन एमिनो एसिड्स के क्रम में परिवर्तन हो जाता है, जिससे ग्लोबिन जो प्रोटीन बनेगी वो डिफेक्टेड ग्लोबिन बनेगी, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा। और उस डिफेक्ट आ जाने की वजह से जो हीमोग्लोबिन बनेगा, उस हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम हो जाने की वजह से ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी पर रहेगा, आरबीसी में स्ट्रेस तनाव उत्पन्न होने की वजह से आरबीसी का जो नॉर्मल शेप होता है वो बाई कॉन्केव जो शेप है उसका आरबीसी का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिकल सेल में। सिकल का मतलब हंसिया के आकार का, जो आरबीसी का शेप होगा वो हंसिया की तरह सिकल के रूप में हो जाएगा बाई कॉन्केव की जगह। ये क्वालिटी में चेंज आता है, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी बदल गई ग्लोबिन प्रोटीन की वजह से, उसकी वजह से जो आरबीसी है उसका शेप चेंज हो गया, और इस तरह से ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता घट जाने की वजह से एनीमिया जैसी बीमारी उत्पन्न होती है, जिसको नाम है सिकल सेल एनीमिया। अब ध्यान दो, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से होता है। अगर इसके कैरियोटाइप को, इसके जेनेटिक मेकअप को अगर हम HbA से प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये ए का मतलब हम कह रहे हैं कि एब्सेंट है, और HbS इसका मतलब सिकल सेल, स्मॉल के फॉर्म में आ गया, स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं जिससे ये लगे कि रिसेसिव जीन है। HbS, तो HbS जब आया, ये रिसेसिव जीन के रूप में है, तो ये लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। ये तो सामान्य है, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो है ही नहीं, ये लक्षण को तो प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन अगर ये किसी जीन पर है, किसी क्रोमोसोम पर है, तो ये अगली जनरेशन को ट्रांसमिट करेगा। ये क्या हो जाएगा, कैरियर। और HbS और HbS चूंकि रिसेसिव में है, और जब दोनों पर रहेगा तब ये एनीमिक हो जाएगा, तब ये आदमी इससे क्या हो जाएगा, एनीमिक। तो ये इस तरह से सिकल सेल एनीमिया, इसका एक तरीका रहा कि कैसे एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है। इसी तरह से एक और डिजीज है जिसका नाम है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया में ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से होती है। इसकी भी वंशागति सेम इसी तरह से होती है, जिस तरह से ये दोनों पेयर पे जब रहेगा तो रोगी हो जाएगा, नॉर्मल जब रहेगा तो दोनों पर अनुपस्थित रहेगा, एक पर रहेगा तो वो कैरियर होगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया। इस रोग में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन एक एंजाइम की वजह से टूटता है और टूट करके टायरोसिन बनाता है सामान्य प्रोसेस में। यदि किसी व्यक्ति में ये फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज पाई जाती है तो उसमें उस एंजाइम का सिंथेसाइजेशन नहीं होता, एंजाइम नहीं बन पाता। एंजाइम न बन पाने की वजह से ये फिनाइल एलेनिन बदल जाता है फिनाइल पाइरुविक एसिड। ये फिनाइल पाइरुविक एसिड जाकर के किडनी में जमता है और ब्रेन में जाकर के ये एक्यूमुलेट होने लगता है, जिससे है मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। ये भी रेयर डिजीज है जो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से, जैसे इस तरह से है ठीक उसी तरह से ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से एक जनरेशन से अगली जनरेशन में स्थानांतरित होता है। ठीक उसी तरह से एक और डिजीज है
एल्केप्टोन्यूरिया, जो व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होता है उसमें होमोजेनिसिक एसिड एक होता है जो बॉडी में बनने लगता है और एक्यूमुलेट होने लगता है, और उसके एक्यूमुलेशन की वजह से जो यूरिन होती है वो डार्क कलर्ड हो जाती है। जब आदमी यूरिन पास करता है तो जहां पर यूरिन पास करेगा वहां पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ये ब्लैकिश कलर आ जाता है। कभी कभी चेहरे पर या बॉडी के अन्य पार्ट्स में बहुत सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, आई के नीचे, होठ और माउथ के बगल। तो इस तरह से इस डिजीज को बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से होता है। एक और डिजीज है जिसका नाम है थैलेसीमिया, यह भी ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से होता है। और सिकल सेल एनीमिया जैसे यह भी ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें एनीमिया यहाँ पर भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसको समझो। सिकल सेल एनीमिया में ग्लोबिन नामक जो प्रोटीन बन रही थी उसकी क्वालिटी में चेंज आ रहा था। ग्लोबिन प्रोटीन के जो अमीनो एसिड्स थे उन अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से ऑक्सीजन को कैरी करने की जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती थी, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, थैलेसीमिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें ग्लोबिन नामक प्रोटीन का निर्माण कम होता है, और जब ग्लोबिन नामक प्रोटीन कम बनती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होने की वजह से, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन को कैरी करने वाली क्षमता भी घट जाएगी और व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता। दोनों एक ही जैसी बीमारी है, यहाँ पर क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी यहाँ चेंज हो जाती है, और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी में चेंज आती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन की वजह से भी एक बीमारी क्या, एक जेनेटिक डिसऑर्डर या एक जेनेटिक कैरेक्टर है जो डोमिनेंट जीन की वजह से कंट्रोल होता है, उस पर भी चर्चा करते हैं, जिसको नाम देते हैं पीटीसी टेस्टर। पीटीसी क्या है, फिनाइल थायोकार्बेमाइड, फिनाइल थायोकार्बेमाइड, जिनमें ये डोमिनेंट जीन के रूप में होता है, जिनमें यह जीन पाया जाता है वो फिनाइल थायोकार्बेमाइड को टेस्ट करने पर बता देते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है कि बिटर है। और जो जिनमें यह जीन उपस्थित नहीं होता, डोमिनेंट वाला जीन, वो फिनाइल थायोकार्बेमाइड का टेस्ट नहीं बता सकते। तो ये पीटीसी टेस्टर भी एक जेनेटिक कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है, जो ऑटोसोम के डोमिनेंट जीन से कंट्रोल होता है। इस तरह के ह्यूमन में बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, जेनेटिक रूप पर कंट्रोल होते हैं, इसीलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। एक्स क्रोमोसोम का हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस बता ही दिया। रिसेसिव वाले पर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इन सब बारे में चर्चा हो गई। वाई क्रोमोसोम से भी जुड़ा एक लक्षण आपको हम बता देते हैं, हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस ये वाई क्रोमोसोम पर होने वाला एक जीन है जो हाइपर ट्राइकोसिस की स्थिति उत्पन्न करता है, जिसपे शरीर पर अत्यधिक बाल उत्पन्न हो जाते हैं, और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके कान पर भी बहुत सारे बाल उगाते हैं, लंबे लंबे। तो इस स्थिति को बोलते हैं हाइपर ट्राइकोसिस, जो वाई क्रोमोसोम के द्वारा कंट्रोल होता है। और वाई क्रोमोसोम से कंट्रोल होने के कारण, वाई क्रोमोसोम पर जीन उपस्थित होने के कारण इसको एक नाम देते हैं होलैंड्रिक जीन। इसी को बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स, माने हाइपर ट्राइकोसिस जो स्थिति उत्पन्न होती है वो होलैंड्रिक जीन्स की वजह से होती है। तो ये सारी सिचुएशन रही मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। मेंडेलियन डिसऑर्डर का 3-4 मुख्य बातें ध्यान रखना है कि ये क्रोमोसोम में संख्या में परिवर्तन की वजह से नहीं, बल्कि जीन्स में चेंज होने की वजह से इस प्रकार के डिसऑर्डर या कैरेक्टर्स उत्पन्न होते हैं। अगर जीन्स में जो परिवर्तन आ रहा है, डोमिनेंट जीन ऑटोसोम वाला हो सकता है या रिसेसिव जीन पर हो सकता है।
डोमिनेंट जीन का एग्जांपल पीटीसी टेस्टर और रिसेसिव जीन का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एल्केप्टोन्यूरिया। उसी तरह से रिसेसिव एक्स क्रोमोसोम से जो जुड़े हुए लक्षण हैं जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाते हैं, उस पर भी चर्चा हुई, जिसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पर चर्चा हुई। और वाई क्रोमोसोम से जो कंट्रोल होता है उसका एक एग्जांपल दिया गया हाइपर ट्राइकोसिस। इसमें कहीं पर भी पूरे डिसऑर्डर के दौरान कहीं पर भी क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ। अब जो अगला टॉपिक रहेगा, अगला जो जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर में चेंज आता है। थैंक यू।